आदाब, नमस्कार, हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। वेलकम टू दास्तान लाइव सेशंस विद प्रिंस हैदर। आप सबका स्वागत है, खुशामदीद। आज दास्तान में हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ हस्ती मौजूद हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो एक बेशक एक निडर, मुहज़्ज़ब और मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता रही हैं और सलासल से इन शोबाजात में अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। आप एजुकेशनली एक इकोनॉमिस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं यानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ज़ैबस्ट यूनिवर्सिटी की उस्ताद रह चुकी हैं और लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी वाबस्ता रही हैं। थिएटर एक्टिविस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक पोएट्स हैं। मैं मुखातिब होना चाहूंगा ज़ैनब दार साहिबा से। वेलकम टू आवर सेशन, हाउ आर यू डूइंग? I'm great, Alhamdulillah. Thank you so much for hosting me. I feel equally honored. प्लेजर अदाब। अच्छा ज़ैनब, चूंकि माशाल्लाह से इतना माशाल्लाह से तगड़ा पोर्टफोलियो है आपका और सीरियसली मैं तो खुद बहुत ही बैकवर्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह से आपने इतने अरसा पढ़ाया है और एक अरसा बांधा है और 21 साल आपने इन शोबाजात को दिए हैं। तो कैसा फील होता है कि आपने इतना बड़ा गैप माशाल्लाह से ओवरकम कर लिया है? देखिए हैदर, मैंने कभी गिना नहीं, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो जिंदगी हमें मिलती है। हमारा फर्ज है कि हम कुछ दें। तो वो देना हमारा फर्ज है, और हम माशरे को अगर कुछ अच्छा बांटते चले जाएंगे तो माशरा खुद ब खुद एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा। तो 21 बरस पढ़ाने में हो गए, उससे कहीं ज्यादा साल मुझे थिएटर में हो गए, कोई 10-12 साल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की हैसियत से स्टेज पे डांस थिएटर, ये सब बस ऐसे है कि करती चली जा रही हूँ और कभी गिना नहीं। मतलब बस जिंदगी गुजर गई और कभी गिना नहीं। नहीं, और कितना हिसाब मतलब। हिसाब किताब जी की थोड़ा जी। कच्ची है। हिसाब और किताब थोड़ा कच्चा है मेरा, कभी मैंने गिना नहीं। जो हकीकत बात है, मैं आपसे बिलावजह क्यों झूठ बोलूं या बड़ी बड़ी बातें बनाऊं। बस जो सही लगता गया मैं करती गई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बस जो दिल को लगा कि ये रास्ता सही है, बस वो रास्ता पकड़ लिया। माशाल्लाह। ज़ैनब, उस वक्त की ज़ैनब जो आज से हम 20-30 साल पहले देखते हैं और आज की ज़ैनब देखते हैं, डेफिनेटली दो अलग शख्सियात हैं, जैसे कि आप भी जानती हैं। ज़ैनब, जी। बचपन कैसा गुजरा, कुछ लम्हात शेयर करें। कितने बहन भाई थे और कैसी कैसी जिंदगी थी वो जो गुजर गई? अ, देखिए, बचपन तो एक बड़ा बेफिक्री का दौर होता है, और सभी का बचपन बहुत खुशगवार ही होता है। पहले हम दो बहनें हैं, और हमारे वालिदैन दोनों ही तालीम के शोबे से वाबस्ता। हमारे अब्बा अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर और हमारी अम्मा पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर। तो प्रोफेसरों का खानदान था। तो हम दो बहनें थी। मेरी बड़ी बहन 6 बरस बड़ी है मुझसे। और मैं बुनियादी तौर पे बहुत बागी थी, पैदाइशी। अ, वो क्योंकि मेरी बड़ी बहन इतनी सुलझी हुई और इतनी जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट डॉटर वो थी, और मैं भी बिल्कुल ही उसका रिएक्शन थी। निहायत ही उल्टी पुल्टी सी लड़की थी, और निहायत जैसे टॉम बॉयश लोग होते हैं। और मुझे ये जो मेरे अंदर एक बागीपन था, ये सर चढ़ के बोला तब जब हमारे अब्बा ने इसको बहुत हवा देनी शुरू कर दी कि नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कर रही हो। तो तो हमारे अब्बा ने बहुत सर चढ़ाया हमें, और जो एम्पावर किया बहसियत एक औरत के, वो हमारे अब्बा ने किया। लेकिन जो मेरे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है, जिसे आप ये कहें कि जमाने से लड़ जाने का जो हौसला है, वो मैंने अपनी अम्मा से लिया है। तो बचपन माशाल्लाह। हमारा बहुत खुशगवार था। फिर 12 बरस की उम्र में मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। तो वो जो हवा मिलती थी मेरी क्रिएटिव साइड को, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई। जी बिल्कुल। और एक फिर डर मेरा होता है। वो हाँ, फिर मेरा वो दौर शुरू हुआ जब मुझे संभल के वो चलते करना हैं। था। वो करना था जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल था। तो वो मेरे बिल्कुल। लिए जरा मुश्किल दौर था, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था और अब्बा भी नहीं रहे। तो हमारे माशरे का एक दस्तूर है कि जिस घर में कोई मर्द ना हो, हर मर्द अपने आप को उस घर का मर्द समझता है। बिल्कुल।
और तो बड़ा ही कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हाँ। जी हाँ, तो वो बस फिर ये था कि हमारी अम्मा ने फिर हमारे ये तमाम ये जो जिसे हम कहते हैं ना कि माशरती एतबार से उल्टे पुल्टे शौक हैं, उस पे हाँ जरा पाबंदी लगा दी। क्योंकि पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, जो हकीकत है। मैं उनसे बहुत लड़ती थी, बहुत झगड़ती थी, और मैं बहुत वावेला मचाती थी, और मैंने उन्हें बहुत मुश्किल वक्त दिया है इस हवाले से। क्योंकि बिल्कुल, मैं क्योंकि मेरी वो एक उम्र शुरुआत होती है आपको, जो आप ना उल्टा बहने लगती हैं, बिल्कुल। जी, तो वो टीनेज भी थी कुछ, जाहिर है कि आपके अंदर चेंजेस भी आ रहे होते हैं, तो वो जो एक एग्रेशन होता है, तो मैं कभी समझ नहीं पाई कि वो मुझे इस तरफ क्यों रोक रही है मुझे। जो अब मुझे समझ आती थी कि हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमें किसी मर्द की के आसरे पे हम ना बैठे रहें कि शादी होगी तो वो पाल लेगा, मेरी बेटियां इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि नाच गा के तुम कितना कमा लोगी, पेंटिंग करके तुम कितना कमा लोगी, ये शौक हो सकता है, ये जरिए माश नहीं होता। तो तब मुझे ये बातें जाहिर है कि नहीं समझ आती थी, और मैं बहुत ज्यादा रिटेलिएट करती थी, और बहुत ज्यादा बाज़ औक़ात बहुत स्टर्नली रिएक्ट करती थी। और मुझे ऐसे लगता था कि बस ये लोग चाहते ही नहीं है कि मेरे अंदर का आर्टिस्ट बाहर आए, क्योंकि आपको पता है आर्टिस्ट फिर और तरह सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल वो चीजें वक्त के साथ साथ, जाहिर है इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन मजे की बात ये हुई कि मैंने अपना काम रोका नहीं, क्योंकि जब आप किसी बहते हुए दरिया के आगे रुकावट लगा देते हैं ना, तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर ये किया कि क्योंकि मुझे घर से बहुत ज्यादा पजीराई उस तरह से नहीं थी, तो मैंने कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी और इधर उधर छोटे ऑड जॉब्स करके, टीचर्स की गाड़ियां धो के, गार्डनिंग करके, हमारे हॉस्टल का काम करके, तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करती थी, और फिर मैं जाती थी और जाके बर्न विक्टिम्स के लिए काम करते थे, उनके लिए स्ट्रीट थिएटर करते थे, अवेयरनेस क्रिएट करते थे। तो दिस ऑल स्टार्टेड ऑफ व्हेन आई वाज 15-16 years old। तो काफी कम उम्री से ही आपने अपने लिए एक मुनफरिद रास्ता खुद चुना कि चलो कोई सपोर्ट तो नहीं है, एक चीज को जी मैं संभाल लूंगी घर पे, बाकी मैं जी खुद डील करके आगे निकल जाऊंगी। जी, लेकिन घर तो कभी ये खबर पहुंचने नहीं दी कि मैं ये काम कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो अंदर है भी, तो आपको वो तो छुपानी थी, जाहिर सी बात है। जी, वो मैंने आपसे कहा ना कि उस वक्त होता है। इंसान ये चीजें समझ नहीं पाता है। लेकिन शायद अगर मेरे वालिद हयात होते, या कोई मेल मेंबर होता घर में, तो शायद हालात थोड़े मुख्तलिफ होते। मुख्तलिफ होते, अ, बिल्कुल। लेकिन और वही वालिद बात को है गुजर कि भी बड़ी तकलीफ भी होता है। जी हाँ, तो लेकिन वही बात है कि आप अपने नसीब से लड़ नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। आप हिम्मत भी नहीं हार सकते। ज़ैनब, ज़िंदगी के कौन-कौन से ऐसे लम्हात हैं जो बहुत ही हसीन गुज़रे और आपको लगता है वो आज तक आप अपनी साँसों में ज़िंदा रखे हुए हैं? और ऐसी कौन-सी तल्ख़ हकीकतें जो आज भी साँस लेती हैं? उम, देखिए, सबसे बड़ी तो तल्ख़ हकीकत मेरे लिए मेरे वालिद का जाना था। क्योंकि मैंने थिएटर का आगाज़ उन्हीं के साथ किया था। बेशक। तो वो जो एक आप समझें कि पहले कुछ साल, 1-2 साल तो मैं शायद डिनायल में थी, कि मुझे लगता था कि ये सब झूठ है और ये हुआ ही नहीं है। लेकिन जब कागज़ात भरे जाते हैं, और जब नाम के आगे मरहूम लिखा जाता है, तो फिर वो एक बहुत तल्ख़ हकीकत। अज़ियत। हाँ, हाँ, तो शायद बिल्कुल। वो एक ऐसा लम्हा है जो शायद आप जिसे कहें कि चैन से जीने नहीं देता। बिल्कुल। और अ, चूँकि वालिद की सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, जी और मतलब ये काफ़ी तकलीफ़ दे मराहिल होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और ऐसी कुछ कुछ यादें जो कि आपको लगता है कि ये ज़िंदगी में कोई बहुत ही बेहतरीन काम किया है या हुआ है मेरे जी, साथ और ये ज़िंदा रहेगा? यादों में से जो बहुत, जैसे कुछ बचपन की बहुत याद, जैसे घास पे लेट के बादलों में शक्लें बनाना, आज भी मुझे मौका मिले तो जरूर करती हूँ। ये मेरा और मेरे अब्बा का बहुत फेवरेट काम था। घास पे लेट के आसमान तकते थे और बादलों में शक्लें बनाते थे कि ये बादल ऐसा लग रहा है।
दूसरा जो था खूबसूरत लम्हा मेरी जिंदगी का, वो शायद वो था जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी जो वालदा हैं, शी इज नॉट अगेंस्ट मी, शी जस्ट माशाल्लाह। वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर मी। तो तो वो आपको मुझे ये बात समझ आ गई कि उनका नजरिया मुख्तलिफ है लेकिन वो बेहतरी ही चाहती हैं। जी हाँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत ज्यादा, आप यूं समझें जैसे एनलाइटनिंग मोड़ था मेरी लाइफ का, जब मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, हम दो अलग पार्टीज नहीं हैं, हम एक ही पार्टी हैं। सिर्फ हमारा नजरिया थोड़ा सा थोड़ा सा जरा अलग है, बट एक पार्टी है, दो दो अलग मेंबर हैं, बस यही सीन है। बस ऐसे समझ ले। तो देखिए, ये छोटी छोटी रियलाइजेशंस होती है जो आपको मजबूत करती चली जाती हैं। बिल्कुल, कि कोई साथ है। कोई साथ है। फिर उसके बाद जो दूसरा एक अजियतनाक मेरे लिए लम्हा था, वो ये था कि जब मैंने डांस सीखना शुरू किया तो मेरी अम्मा ने मुझसे बातचीत बंद कर दी। तर्क कर दी। हाँ, मेरी तरह। उन्होंने कहा कि ये तो खानदान का नाम टकोने निकल गई है। तो तो वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। बहुत पेनफुल ले, था। बहुत पेनफुल था वो, 1-2 साल मेरे लिए शदीद पेनफुल रहे। वो अ, स्ट्रगल कि अकेले जाना, कोई साथ ना हो, कोई हेल्प ना करे, कोई मोटिवेट ना करे, कोई तो जब नहीं, घर साथ वापस आओ तो तो कुछ देखे ना। हैदर, दरअसल डांस मैंने सीखना शुरू किया था शादी के बाद, तो साथ तो मेरे हस्बैंड का था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट। लेकिन चूंकि आप थिएटर पहले से कर रही थी, तो वो भी जी, एक आंख में खटकता होगा जी हाँ। डेफिनेटली। तो वो साथ उनका था, लेकिन वो एक अंदर फीलिंग होती है ना कि योर मदर नीड्स टू अंडरस्टैंड यू, बिकॉज शी इज द मदर, शी हैज टू अंडरस्टैंड यू। वो एक फीलिंग होती है आपको। तो वो जब वो नहीं मिलती थी ना मुझे, तो फिर मैं हर परफॉर्मेंस के बाद पाश पाश हो जाती थी कि भाई, मतलब अगर मैं अपनी माँ की नजरों में ही वो एप्रिसिएशन नहीं देख पा रही हूँ, तो फिर मतलब मुझे क्या हासिल है इस सबसे। तो लेकिन फिर जो हसीन लम्हा मेरी जिंदगी में आया, अ, जब मैंने एक बहुत शौक से और बहुत दिल से एक प्ले किया, इट वाज अ डेडिकेशन टू भगत सिंह, और मेरी वालदा उस पूरे प्रोसेस में मेरे घर में थी और मेरे साथ थी। तो मुझे वो फोन कॉल नहीं भूलेगा जो वो कमरे में छुप के किसी को कर रही थी और कह रही थी, मेहनत तो बहुत कर रही है और बहुत दिल से कर रही है और बहुत अच्छा भी बन रहा है। और मेरी दरवाजे के बाहर मैं आई वाज स्टैंडिंग, और मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बड़ी है, वो मेरे सामने तो एक्सेप्ट नहीं करेंगी हाँ, कि शी हैज एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। तो लेकिन मुझे ये सुन के तसल्ली हो गई कि शी हैज एक्सेप्टेड इट एंड शी अप्रिशिएट्स इट। तो वो जो एक एप्रिसिएशन जब उनसे आनी शुरू हुई मुझे, तो फिर तो आप समझें कि वो जो 2-4 पर निकलने रह गए थे ना मेरे, वो भी निकल आए बाहर। वो खुल गए। फिर अच्छा, तो फिर तो आई वाज द अनस्टॉपेबल फोर्स। ज़ैनब, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो डेफ़िनेटली माँ-बाप से हटकर, या फिर ऐसी इंसान कोई ऐसी कुछ हरकतें करता है अपने बचपन में जो आप वो आज भी करना पसंद करती हैं? और वो उसको आप बचपन से लेकर अपनी करंट ज़िंदगी तक लेकर आई हैं। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं या ख़सलतें हैं, मैं क्या बोलूँ? मतलब वो आज भी आपके साथ हैं, वो क्या हैं? देखिए, एक तो मैं शरारतों से बाज नहीं आती। अच्छा, बूढ़ी हो चुकी हूँ, आई एम 43 years of age, माशाल्लाह। आई आई स्टिल डोंट बिहेव माई सेल्फ। जो सीधी बात है। हाँ, दूसरी बात यह है कि मैं बचपन से लेके आज तक बगैर गाना गाए कोई काम नहीं कर सकती। तो मुझे गाना होता है कोई भी काम करते हुए, गाना बहुत जरूरी है। और जो 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 और एक आदत जो बचपन से लेके अब तक मैं अपने साथ लेके चली हूँ, वो है अपना रास्ता खुद बनाने की आदत। मैं माशाल्लाह से कभी ये तो बड़ी ये पुख्ता ईमान होना, हाँ, कि हम कर गुज़रेंगे, बिल्कुल। जी, तो बस ये एजुकेशन 2-3 आदतें हैं जो इस कदर ढिठाई से मैं इनको निभाए चले जा रही हूँ। और बस
I don't think I can ever live without my music, my willpower, and my mischievous nature. ज़ैनब, एजुकेशनली आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब जो कि जी बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिमत है दर्स तदरीस की, और यूनिवर्सिटी की वो ज़िंदगी, मतलब इस इकोनॉमिस्ट बनने में ये आइडिया की पर्सपेक्टिव, ये सपोर्ट किसका था कि आपको इकोनॉमिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि जो एक रूह है आपके अंदर वो तो एक आर्टिस्ट की है, और एजुकेशनली आप एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये किसकी गफलत थी कि आप इकोनॉमी में आ गई? या मैं ये बोलूँ कि ये कौन सी मोहब्बत थी जो ये आपको यहाँ खींच लाई इकोनॉमी की तरफ, एक देखिए, इकोनॉमिस्ट मैंने बनने में? ये डिग्री हासिल की मैंने अपनी वालदा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए। चलें, ये नहीं ये तो जो ये भी। डिग्री है मेरी, यकीन जानिए, मेरी अम्मा की बहुत ख्वाहिश थी उस जमाने में। आपको पता है ना, हर दौर में एक रवाज चलता है। जिस दौर में मैं थी उस दौर में रवाज था एमबीए करने का। तो मेरी हाँ, अम्मा ने कहा कि तुम एमबीए करोगी। अब मेरे पास दो ही चॉइसेस थी, या एमबीए करती या कुछ और करती। अब कुछ और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अम्मा से जिद भी थी कि जो अम्मा ने कहा है उसके उलट ही चलना है, क्योंकि उस जमाने में जिदबाजी चल रही थी। तो क्योंकि उन्होंने कहा एमबीए करना है, तो मैंने कहा एमबीए तो मैं नहीं करती। ये तो अब हमारी जिद है, एमबीए तो नहीं करेंगे। तो उसके अलावा जो मर्जी कर ले, एमबीए नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स की, और वो भी जिद में की, क्योंकि हमारी अम्मा के कोलीग थे, उन्होंने कहीं एक दिन कह दिया कि आपकी बेटी तो इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकती। तो आपने बन के तो वो दिखाया। तबीयत में वो जलाल तो था। हमने कहा अच्छा, ऐसे कैसे? वो क्या तो बोलते हैं, ना फीके सिर्फ मुंह के। तो ना सिर्फ ये कि बने, बल्कि डीन्स ऑनर लिस्ट पे रहे, पोजीशन होल्डर रहे थ्रू आउट, डिस्टिंक्शंस के साथ डिग्री ली। माशाल्लाह और से। जी, तो बस फिर इकोनॉमिस्ट बने, और कोई 14-15 साल बहुत जी माशाल्लाह। जान लगा के इकोनॉमिक्स पढ़ाई। लेकिन थिएटर नहीं छोड़ा। थिएटर नहीं छोड़ा, बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही रहता है, थिएटर, एक्टिंग अगर स्किल्स वगैरह। अगर अगर ये चीज छोड़ दूंगी तो जिंदा फिर कैसे रहूंगी? जिंदा कैसे रहेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे, बिल्कुल सही सही बात है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की जिंदगी कैसी थी आपकी? सही, यूनिवर्सिटी दोस्त यार, कैंटीन जाना। हाँ, मैं शुरू से बहुत दोस्त तबीयत औरत हूँ। क्योंकि मैं बिल्कुल फॉर्मल औरत नहीं हूँ। तो दोस्त तबीयत औरत हूँ, यार दोस्त थे बहुत सारे। बहुत हमने अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन क्योंकि मैं थिएटर में बहुत बिजी रहती थी, स्ट्रीट थिएटर में। तो मैं, जैसे ये कहते हैं ना कि आप यूनिवर्सिटी में पिकनिक्स पे जाते हैं या आप आउटिंग्स पे, वो मैं नहीं कर सकती थी। क्योंकि जो मेरा वो वक्त होता था, उस वक्त मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे कोई अवेयरनेस का काम, कोई थिएटर का काम, कोई मंडली लेके जाना, तो ये चल रहा होता था साथ साथ जिंदगी में। लेकिन ये है कि बहुत दोस्त बनाए, भरपूर जिंदगी गुजारी। और वहां भी मैं बहुत टॉम बॉयश ही मशहूर थी। और सब कहते थे कि बस दोस्त बहुत अच्छी इससे है जब तक बनाना कि नाराज चाहिए ना तो करते हैं। हो। मैं कैसे, ये हमारे की मर्द है, मर्दाना सलाहियतों वाली औरत है ये, हाँ, मर्दाना जी है हमारी। बिल्कुल। और ये तो ठप्पा आज तक मेरे साथ चल रहा है। मुझे तो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त आज भी डार साहब कह के बुलाते हैं, जैनब तो कोई कोई कहता है। तो अच्छा, तो ये चूंकि देखें, डेफिनेटली वालिद का इंतकाल हो गया, अपना अपनी सिमत भी एक ऑर्गेनाइज करनी थी। समझा नहीं पाई वालदा को कि मैं ये करना चाहती हूँ, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। उनका आइडियोलॉजी मुख्तलिफ थी, आपकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ थी, जनरेशनल गैप भी होता है, जो कि रियलिटी है। तो जी हाँ तो ये तो सिर्फ यही वजह थी जो जिसने आपको एक एक्टिविस्ट बनने में मजबूर किया, क्योंकि आप आज भी एक थिएटर एक्टिविस्ट हैं। तो ये बगावत का अंसर कब जागा एग्जैक्टली, और ये उरूज कब आया इस बगावत के अंसर को, कि जी मैं इसकी नहीं सुनूंगी और यही सही है, यही होगा, और मैं देख सकती हूँ, ये कर सकती हूँ? जी, दरअसल ये काम तो मैं 8 बरस की उम्र से कर रही हूँ, हैदर। मैं 8 बरस की उम्र से थिएटर कर रही हूँ, और मैंने शुरू छोटा मोटा ये अवेयरनेस का काम और ये वो अपने वालिद के साथ शुरू किया। और फिर करते 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 लेकिन जब मुझे ये लगा,
जब तक मैं ये कर रही थी तब तक मैं छोटी भी थी और मुझे इस चीज की अहमियत का शायद उस उम्र में अंदाजा नहीं था। तो तब मेरे लिए ये, जिसे आप कहें ना कि एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस, तब सिर्फ वो था। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे इस काम से रोका जा रहा है और अब मैं ये काम नहीं कर सकती, तो वहां मुझे रुक के सोचना पड़ा कि क्यों नहीं कर सकती। इस काम में ऐसा क्या है कि ये मुझे, कि मुझ पे पाबंदी है कि मैं ये काम ना करूं। तो वो मेरे नेचर में एक चीज है कि अगर आप मुझे ये कह देंगे कि ये नहीं हो सकता या ये नामुमकिन है, तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगी एक दफा ये साबित करने में कि मैंने कोशिश पूरी की और मैं कर सकती हूँ। तो बेशक, वो और आप, वो मैंने भी देखा कि आप ये कर सकती हैं डेफिनेटली। तो वो उसको आप मेरी हठधर्मी कहें, या उसको आप मेरी जिद कहें, या उसको आप मेरा कन्विक्शन कहें, अपने ऊपर एतमाद कहें, नहीं, आप मुझे उसको लगता है कोई कि भी। आप उस चीज का मुताल्ला सही कर लेती हैं, तो चूंकि आप मुताल्ला कर लेती हैं और आप में वो सख्त है, वो वसअत है कि आप वहां पहुंच सकती हैं, तो इसीलिए आप उस बात पे अड़ जाती हैं कि मैं ये चीज देख सकती हूँ, ये ट्रांसपेरेंट है मेरे नजदीक, मैंने इसको झेला है अपने ऊपर, तो मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी। आप उस बात पे अड़ जाती हैं। तो तो बगावत, और बस, चूंकि आएगी बगावत होने का वजूहात होती हैं कि किसी को कुछ नहीं दिख रहा तो वो सिमत में जा रहा है, और आपको वो दिख रहा है तो आप उस सिमत में नहीं जा रहे। और किसी को होता है जी, कि कोई जिद में जाता है, कोई बेहिसी में जाता है, लेकिन जब एक इंसान इतना अवेयर है तो वो क्यों जी, जाए उस सिमत में जब जो सिमत उसके लिए सही नहीं है। तो दरअसल बाशऊर होना जो है ना, बाशऊर वो होना, अपनी बिल्कुल। अपनी जात में एक नेमत भी है और एक बहुत बड़ा बोझ भी है। क्योंकि वो आपको चैन से सोने नहीं देता, क्योंकि आपको वो खटकती रहती है बात कि इस बारे में कुछ करना चाहिए, इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो वो जब तक आप कर नहीं लेते हैं, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि आप चैन से बैठ सकें। तो बिल्कुल। बाशऊर इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उसका शऊर ही है, जो उसको चैन से बैठने नहीं देता। लेकिन अ, वो उसका सबसे बड़ा दोस्त भी है, क्योंकि वो उससे वो कुछ करवा लेता है जो शायद अगर वो सोच समझ के ऐसे कदम उठाए तो वो ना कर पाए। अगर ना मैं कर हर पाए। वक्त ये कैलकुलेट करती कि अच्छा मैं गांव में जा रही हूँ, मैं चूल्हे फटने के ऊपर जहेज ना लाने पे, बहू के मारे जाने पे एक थिएटर कर रही हूँ, तो मुझे वहां पे डंडे पड़ेंगे, तो फिर तो कोई भी नहीं जाएगा ना। कोई भी नहीं जाएगा, सही कह रही है। तो फिर उनको ये कौन बताएगा कि जब केरोसिन का चूल्हा आपने जलाना है तो उसकी बत्तियां चेक करनी है, आपने देखना है कहीं से पाइप ना लीक हो। ये सारी आप एजुकेट कैसे करेंगे उन्हें? तो फिर और लोग मरते जाएंगे। जैनब, तो इस शादी बोझ के, तले, जी जी, जी, तो इस बोझ शादी, तले ना जी नहीं पा रही थी जी, मैं, तो फिर मुझे उस बोझ कंटिन्यू से करना आप जी पड़ा नहीं अपने पाती आप हैं। को। हाँ, तो फिर आई केप्ट ऑन गोइंग। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, शादी कैसे हुई, मतलब ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या जी, तब्दीलियां बहुत आई स्ट्रॉन्ग जिंदगी लव के मैरिज। अंदर? शादी तो बिल्कुल आप यूं समझें कि वो जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके आप शादी कर लें। तो तो शादी का भी कुछ ऐसा सिलसिला था। शादी भी अपनी जात में एक बहुत बड़ी बगावत थी। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो क्योंकि जुआ है, जुआ जुआ बहुत, खेलना होता है, सही कह रहे हैं, नहीं पता या था तो क्या वो, होगा। तो इस जुए के हक में बहुत कम लोग थे। लेकिन फिर वही बात थी कि मुझे सही लग रहा था, तो मैं अड़ गई और मैं खेल गई जुआ, और बिल्कुल सही खेल गई। माशाल्लाह। अच्छा, और क्या तब्दीलियां आपने देखी शादी से पहले और शादी के बाद? देखिए मेरी जैसे हमारे माशरे में एक सोच है ना कि एक औरत की शादी हो गई तो सबसे पहले तो उसका सरनेम बदलेंगे। बिल्कुल। फिर उसकी शादी हो गई तो अब वो अपने हिसाब किताब से रहेगी। तो जो सबसे पहली बात मेरे पार्टनर ने, मैं तो पार्टनर ही उन्हें कहती हूँ, शौहर का की इस्तेलाह तो हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो उन्होंने मुझे कही वो ये कही कि भाई प्लीज कीप योर सरनेम बिकॉज दैट्स योर्स, दैट्स आई इट। डोंट हैव एनी राइट टू टेक इट फ्रॉम यू। तो बिल्कुल। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा वैसे तो मैं बदलने भी नहीं वाली थी, लेकिन आपके इस ये कहने से मेरा खून दुगना हो गया।
चलो तुम मुझे ये देख आए, दुरुस्त आए। मुझे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने बिल्कुल सही इंसान से शादी की है। दूसरी जो हमारे माशरे में एक माइंडसेट है कि शादी हो गई तो अब औरत घर और जिम्मेदारियां और वो तमाम एक जो साइकिल होता है, मेरा बिल्कुल आप तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरा बिल्कुल एक नॉन कन्वेंशनल सा हाउस होल्ड है। हमारे यहाँ घर के कामों का कोई जेंडर रोल नहीं है। हाँ, तो जिसको वक्त मिलता है वो खाना बना लेता है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बर्तन धो लेता है। कोई ये नहीं है कि ये फलां काम सिर्फ मैं करूंगी या बिल्कुल फलां काम करना है, सिर्फ हाँ, वो छुपा करेगा। वो नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद जरूरत से ज्यादा आजाद हो गई। अच्छा, तो अब देखिए आप माशाल्लाह से उस्तानी रही ज़ैबिस्ट उस्तानी रही लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की काफ़ी अरसा, जी ज़ैबिस्ट में भी रही। तो बच्चों से तो वाबस्तगी माशाल्लाह से आपकी काफ़ी अरसे से है। तो क्या वो पुराने बच्चे जो गुज़र गए पिछले बैचेज़ में आज भी कॉन्टैक्ट करते हैं? कॉन्टैक्ट कनेक्शंस में जी हैं? बिल्कुल। अभी ये पिछले साल की बात है, साल 2 साल पहले की बात है कि एक शागिर्द आए मेरे पास और मुझे कहा कि मैडम आपकी दुआ से मैं बैरिस्टर हो गया हूँ। मैंने कहा अरे माशाल्लाह। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी छोटी उम्र में आप बैरिस्टर हो गए। तो मुझे कहा मैडम उम्र छोटी नहीं है मेरी, आपने मुझे आज से 18 साल पहले पढ़ाया था। तो 18 साल पहले पढ़ के भी उनको मैं याद हूँ, ये उनकी मोहब्बत है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे खुद स्टूडेंट्स जब मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं बिला लाइक भले वो क्लासिकल और मौसीकी से हों या फिर एजुकेशनल आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाले बंदे हों, तो जब वो आते हैं लड़के लड़कियां मुझसे मिलने के लिए, और चूंकि मैंने बहुत कम उम्र में पढ़ाया है, तो जी वो मेरी उम्र की ही हैं या फिर किसी की शादियां हो रही हैं, तो बोलते हैं कि भाई शादी का कार्ड, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप बाप की तरह उनके सर के ऊपर बैठे हुए हैं कि हाँ भाई वो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं भाई, हाँ कि आप मौजूद हैं। तो हकीकत है। बहुत ही वो हसीन फीलिंग होती है जो दिल में आती है आपके। देखिए एक उस्ताद की जो सबसे बड़ी कमाई होती है ना, वो वो इज्जत और प्यार है जो वो अपने बच्चों की नजरों में देखता है। बिल्कुल। और आप यकीन जाने कि मुझे इससे बड़ी कमाई और कोई नहीं है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से आप और कुछ नहीं इस दुनिया से ले जा सकते अलावा उन मोहब्बतों के जो आप समेट लेते हैं। जो आप समेट बस सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। वही आपके साथ जाता है और कुछ नहीं जाता है। तो बस मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसानों से प्यार करना आता है, दूसरा कोई जज्बा मैंने सीखा ही नहीं और शायद मेरी मिट्टी में नहीं है। मैं जिस मिट्टी से बनी हूँ उसमें शायद इंसानों से मोहब्बत करना ही लिखा है। तो और कुछ आता नहीं है मुझे। थिएटर से वाबस्तगी को एक अरसा हो चुका है। थिएटर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को और थिएटर को लोग किस नजरों से देखते हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताइएगा और नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताइएगा। जी, जो लोग तो इस फन की रूह समझते हैं, देखिए 2-3 तरह के लोग हैं हमारे माशरे में। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल ना आशना है कि इस मीडिया मीडिया की क्या स्ट्रेंथ है। फिर कुछ वो लोग हैं जो थिएटर को सिर्फ एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट समझते हैं कि अच्छा चलो लेट्स गो हैव अ गुड टाइम। फिर एक बहुत माइनर मिकदार में, माइनॉरिटी में वो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जो थिएटर की रूह समझती है, जो ये समझती है कि थिएटर इज एन एक्सप्रेशन और थिएटर का मकसद होता है इंसान के जहन में एक सवालिया निशान पैदा करना कि वो क्वेश्चन कर सके, आपको झंझोड़ना, दिमाग की कोई खिड़की खोलना। तो जो ये कैटेगरी है वो तो जाहिर है कि हमेशा बहुत अप्रिशिएटिंग रही है। अच्छा, जो वो लोग हैं जो थिएटर को एज एन एंटरटेनमेंट लेते हैं, उसमें फिर ये है कि वो जब थिएटर देखने जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा खुश होंगे, थोड़ा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। अ, उनमें से कुछ लोगों तक तो हम पहुंच पाते हैं, यानी हम वी कैन टच देयर सोल्स और हम उन तक पैगाम पहुंचा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग बस देख के निकल जाते हैं। फिर आती है वो मेजॉरिटी, वो मैसेस जो इस मीडियम को समझ ही नहीं पाते हैं, जिन जो इसको कहते हैं कि ये तो भांड है। ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है कि ये तो भांड है, हाँ,
ये तो मरासी हैं, ये तो कोई इज्जतदार पेशा नहीं है, शरीफ घरों की औरतें तो ये। और बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट हैदर, अब तो ये है ना कि दुनिया बहुत बदल गई है। वी हैव बिकम अ स्मॉल ग्लोबल विलेज, और लोगों के पास इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि अब शायद इस चीज की एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा है। लेकिन जिस दौर से जी, मैं बिलोंग करती हूँ, उस एग्जैक्टली दौर में, ये तो अभी कुछ रहा है। मतलब आप आज से 20-25 साल पहले चले जाएं जी, तो यही वो हाल। तो लोगों की नजरें ही और हो जाती है ना। तो बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट, मेरी जो स्ट्रगल थी वो शायद 10 गुना ज्यादा पेनफुल थी। लेकिन उसका मुझे जिंदगी में कभी दुख नहीं रहा, कभी अफसोस नहीं रहा। और आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन पेविंग माय वे एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो जाहिर है कि जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, आप खुद भी समझते हैं इस बात को। और बिल्कुल। जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हमें अपना सिक्का मनवाने में बाकी प्रोफेशंस की निस्बत मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग वक़्त की धारा के साथ नहीं बहते। हम लोग उसके जी, अगेंस्ट बहते हैं। हम उन माशरती मसाइल, आइडियोलॉजीज़, फिलॉसफीज़ को पलट देते हैं जो कि लोगों ने ज़बरदस्ती सीधी होती हैं। तो हम जी उस लाई बिल्कुल। को नहीं पकड़ते। हमारी एक अलग कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट्स होते हैं और उसको हम अपने आर्ट के थ्रू उजागर करते हैं और लोग पहले आर्ट समझ जाएँ बड़ी बात है, तो वो तो मोटिव तक पहुँच ही नहीं पाते बिल्कुल। तो वो जैसे जब मैंने बहुत डरते डरते अपनी अम्मा से कहा कि मैं रक्स सीखना चाहती हूँ, कथक सीखना चाहती हूँ। और क्योंकि ताल्लुक मेरा लाहौर से है, तो लाहौर में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास। जी, तो अब मैं उनसे ये डर के ना कह सकूं कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या आर्ट फॉर्म उनके सामने नाम लूं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। तो फिर मैंने उनसे कहा मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। मैंने सोचा कहीं से कोई रास्ता बना कि मैं इधर उधर से करके निकल जाऊंगी। तो उस वक्त उनकी बात से मुझे बहुत धक्का लगा, लेकिन वो बात बिल्कुल सच कह रही थी। उन्होंने मुझे कहा पेंटर बनना है तुमने? अनारकली में थड़ों के ऊपर 100-100 रुपए में उनकी पेंटिंग्स बिकती हैं। ये जिंदगी चाहिए तुम्हें अपने लिए? तुम अपने आप को फाइनेंशियली कैसे इस्टेब्लिश करोगी इस स्टेबल माशरे करोगे। में, 100-100 रुपए की पेंटिंग्स बेच के? अब उस वक्त, क्योंकि जाहिर है, एक आर्टिस्ट एक आइडियलिज्म का भी शिकार होता है ना, उसकी एक बिल्कुल, दुनिया होती है। उस दुनिया के अंदर जमाने की प्रैक्टिकलिटीज की कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो दुनिया सिर्फ एहसासात के ऊपर बनी होती है। यू आर ओनली, योर होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन इमोशंस, देयर इज नो प्रैक्टिकलिटी इन इट। तो उस वक्त मुझे इतना धक्का लगा और मैंने कहा कि मतलब क्यों, एक आर्टिस्ट बनना कितनी प्यारी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। अब हर चीज पैसे में हम क्यों तोलते हैं? तो उन्होंने बोलते मुझे हैं। कहा बेटा, खाली पेट कोई आर्टिस्ट काम नहीं कर सकता, आर्टिस्ट को भी भूख लगती है, बिल्कुल। उसे भी खाना खाना होता है। तो तब मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई हैदर कि हम शायद, आई थिंक, वन ऑफ द लीस्ट पेड प्रोफेशंस हैं। बिल्कुल, वी डोंट गेट पेड अ लॉट एंड पीपल थिंक कि वी हम बहुत कमा रहे होंगे अपने शोज़ वगैरह से। एग्जैक्टली exactly. अब अक्सर काम तो हम फ्रीलांस ही कर देते हैं, क्योंकि हम उस आइडियोलॉजी के साथ चल बिल्कुल। रहे होते हैं, हम उस नजरिए को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मतलब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि एक आर्टिस्ट जो है वो अंदरूनी तौर पे इतना अमीर, पर बैरूनी तौर पे कितना गरीब होता है, बिल्कुल। विद सच अ और ये रिच माइंड मैंने खुद एंड भी रिच ट्रैक किया क्योंकि मैं इमेजिनेशन। खुद भी गया हूँ उससे। आई हैव बीन थ्रू तो दिस। जी, तो तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि तब मैंने, वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और तब मैंने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर लूं कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं, एंड देन आई विल ब्रिंग माय आर्टिस्टिक साइड टू द फ्रंट। ज़ैनब, किन मज़ामीन पर आप लिखना पसंद करती हैं ज़्यादातर? वैसे तो मैं बहुत खुशबाश औरत हूँ, बेशक लेकिन आप हैं। जी, और वो शायद इसलिए हूँ कि मैं अपने अंदर का सारा दर्द जो है वो कागज पे उतार देती हूँ। तो मैं कोई बहुत, वो जिसे कहते हैं ना, आई एम नॉट वन ऑफ द हैप्पी राइटर्स। तो मतलब इन शॉर्ट आप बहुत रियलिस्टिक लिखती हैं।
जी रियलिस्टिक और बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिस्टिक लिखती हैं आप बेसिकली, तो पीपल कैन जी। अंडरस्टैंड जो इस मुआशरे की तल हकीकतें हैं वो सामने आ पाए। अच्छा, तो दरअसल हाँ जी। ज़रा तो जो आपके अंदर की जो ये पोएटिस थी, जो आप शायरा थी, ये कब नमूदार हुई आपके अंदर? ये कब आया हुई? आप पे कब तारी हुआ ये सिलसिला शायरी करने का? अच्छा, लिखती तो मैं थी क्योंकि शुरू इसका से। भी अपना एक फेज है। जी जी, ये एक फेज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लिखती थी मैं शुरू से, लेकिन ज्यादातर मैं अंग्रेजी में लिखती थी। और फिर ये हुआ कि मेरी शादी हो गई और मैंने डांस सीखना शुरू कर दिया और एक्टिविटीज में बिजी हो गई। फिर मेरे बेटे पैदा हो गए। वो उनको पालने में इतना मसरूफ हो गई कि कहीं ना कहीं हाथ से कलम छूट गया। हाँ, होता तो है ये तो बिल्कुल। कोई, हाँ, कोई 10-12 साल के बाद एक दिन अचानक ऐसे जैसे आप कहते हैं ना कि इंसान के अंदर से एक उबाल उठता है। तो बिल्कुल। उबाल सा उठा और मैंने कागज उठाया, कलम उठाया और लिखा। तो मुझे अंदाजा हुआ कि अब मैं अंग्रेजी में नहीं लिख सकती, अब मैं पंजाबी में लिखती हूँ और उर्दू में लिखती हूँ, जो मेरी जबान है। क्योंकि मेरा ज़बान। ताल्लुक जो है वो इलाकाई जबान पंजाबी लगती है। तो ज्यादातर पंजाबी में लिखती हूँ, कभी कभी उर्दू में लिख लेती हूँ। लेकिन मेरा जो लिखना है वो उसके अंदर औरत की स्ट्रगल के ऊपर लिखा है। कभी कभी ऐसे अ, जैसे कभी पार्टीशन पे लिख लिया, क्योंकि कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो कभी नहीं भरते। बिल्कुल, ठीक अम, कह रही हैं। और बस इसी तरह है, जो दर्द मुझे अपने इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं, जो शायद लोगों को बहुत रोजमर्रा के लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो छोटे छोटे दर्द जो हैं वो इंसान को बहुत बुरी तरह तोड़ देते हैं। तो उसके बारे में लिख। अच्छा, ज़रा हम सबके अपने एक दौर रहे हैं। मैं माज़ूर चाहूँगा, आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन हम इसको नेग्लिजिबली काउंट करते हैं हमेशा। हम सबके अपने एक दौर गुजरे हैं और हर जनरेशन की अपनी एक नई कहानी है सुनाने को, जी और कहीं ना कहीं हम भी उससे वाबस्ता रहे हैं, चूंकि हम उस्ताद रहे हैं, हम तालीमी निज़ाम से और आर्टिस्ट्री के निज़ाम से भी मुंसलिक रहे हैं, तो हमें जीने का सलीका कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द काफ़ी मंडराता रहा और हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है और सिखाया भी है। तो चूंकि हम्म हर जनरेशन का अपना एक दौर रहा है, तो क्या आपको ये लगता है कि आजकल की जनरेशन, मतलब अगर हम जाएं पुरानी जनरेशन के ऊपर, तो माँ बाप कहते थे यार नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सख्तियां होती थी चीजों को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद भी था। बट आजकल चूंकि इट्स 20th क्रॉस सेंचुरी और चीजें बहुत मॉडर्नाइज हो गई हैं, वेस्टर्नाइज हो गई हैं, हर चीज कंटेम्प्रेरी हो गई है, हर चीज रिमिक्स कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं क्या हम इस्लामिक आइडियोलॉजीज को समझ पाए हैं, या फिर हम उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, कॉमन मसाइल के बारे में या औरतों के हुकूक के बारे में या हुस्न सलूक के बारे में या किसी की जिंदगी के बारे में, और हम समझते हैं कि यार ये तो गलत है, इस बात नहीं करनी चाहिए, और हम ऐसे कितने टॉपिक्स छोड़ते आए हैं। जिस्मानी जिस्मानी साख से लेकर आपकी रूहानी साख तक, आपके इर्द गिर्द के गड़ो नवा तक, कितने हमने टॉपिक्स ड्रॉप ऑफ कर दिए हैं। क्या आपको लगता है क्या ये जो करंट जनरेशन है, क्या ये इस्लाम की आइडियोलॉजी समझ पाती है? हम देखिए, जो जो हमारे मौजूदा बच्चे हैं, देखिए क्या होता है हैदर, सवाल आपका बहुत दिलचस्प और रेलेवेंट येट कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अगर इसको एक दो हिस्सों में बांट के जवाब दे सकूं तो अम, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आपने ये बात की कि हमसे जो पहली जनरेशन थी, वो हमें बहुत तंबीह करते हैं बार बार नमाज की, और ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा होती हैं, बिकॉज यू आर बोर्न टू अ मुस्लिम बिल्कुल। फैमिली। देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू डू एज अ प्रैक्टिस। लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जैसे जो इस्लाम की एक रूह है, जिसमें कि जी। सबसे पहली बात है इंसाफ। जी। कहीं ना कहीं वो हमारे हाथ से छूट गया। हम जी। रिश्तों में बिल्कुल। इंसाफ करना भूल जाते हैं।
हम अपने ताल्लुकात में इंसाफ करना भूल जाते हैं, सो मच सो कि हम अपने काम के साथ भी इंसाफ करना भूल जाते हैं। तो बिल्कुल एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वही बात आ जाती है कि खाली माथा घिसने से इस्लाम पूरा नहीं होता। बिल्कुल इस्लाम पूरा होता है खुदा की बनाई हुई मखलूक को अपने साथ लेकर चलने से। बिल्कुल और मैं ये समझती हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है, क्योंकि वो बिल्कुल उस मखलूक को साथ लेकर चलता है, वो उनको पीछे नहीं छोड़ता है। वो फील करता है, वो मुझे रूहानी तौर से जी, कनेक्ट करता है बिल्कुल। मुझे आप यकीन जाने, जैसे लोग कहते हैं ना कि वी डोंट फील फुलफिल्ड, या हमें ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी खाली है। और आप यकीन जानिए, मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं अपने खुदा से सिर्फ एक सांस की दूरी पर हूं। बिल्कुल दिस इज हाउ क्लोज आई फील दैट आई एम टू गॉड, बिकॉज आई लव हिज क्रिएशन, आई लव हिज पीपल। मैं हुकूकुल इबाद पूरे करती हूँ। तो एक तो ये चीज समझानी जो थी हमसे पहली जनरेशन को, वो थोड़ा सा एक टेक्निकल काम था। अब आते हैं हमसे नीचे की जनरेशन जो हमारे बाद आई है। अच्छा, अब इन बच्चों के अंदर दो क्लियर एक्सट्रीम्स हैं। एक वो है जो टोटली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द रिलीजियस साइड, और एक वो है जो बिल्कुल ही नॉट इंक्लाइंड है टुवर्ड्स रिलीजियस साइड्स। जी तो बिल्कुल वो बैलेंस चला गया है कहीं ना कहीं, ये मैं फील बैलेंस करती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हमें हमारा मजहब सिखाता है वो दीन और दुनिया में बैलेंस है। बिल्कुल मसावात जी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए कुछ करने की जो चाहत होती है, अपने से पहले किसी दूसरे को रखना, अपनी खुशी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके किसी दूसरे को जरा खुशी दे देना, ये चीजें थोड़ी कम पड़ गई हैं। तो वहां पे मुझे ऐसे लगता है कि हम हम अपने मजहब को बहुत डीपली पढ़ के नहीं चल रहे हैं। हम सरसरी सा एक जो, जिसे आप कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से झलक जायजा ले। लेकर। हाँ बिल्कुल जायजा ले लिया। तो वो इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है, ताकि बहुत सी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाए। जो आपने चौथी बात की, वो की खवातीन के हकूक और उसके हवाले से गालिबन। जी जी। तो देखिए, खवातीन जो हैं, क्योंकि हम दोनों आर्टिस्ट एक ही मिट्टी में जने हैं, जाहिर है हमारे सब कॉन्टिनेंट की मिट्टी एक ही है। तो हम जो माजरत खाऊं, हम जो अपने इर्द गिर्द माहौल देखते हैं, हमारे जी यहाँ खुलकर बात करने का रवाज नहीं है। जी हम हम एक्सप्रेस नहीं करना जानते। हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि जरूरत से ज्यादा बोलना और जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करना गंदी बात है। गंदी बात है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि बेटा ये गंदी बात है, ये बुरी बात है। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। अब अच्छा और बुरा जो है, ये बड़ा एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। कुछ जगहों पे आपका चुप रहना जायज है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको चुप नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल somebody is physically harassing you, आपको चुप नहीं रहना है। if somebody is mentally traumatizing you, आपको चुप नहीं रहना है। नहीं है ना। if you are uncomfortable in somebody's presence or with some idea, आपको चुप नहीं रहना है। बिल्कुल तो हम ये बातें खुल के अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं, इसलिए वो बच्चे बंद हैं। वो अंदर कुछ और सोचते हैं, बाहर कुछ और प्रिटेंड करते हैं, और बिल्कुल हरकतें कुछ और करते हैं। बिल्कुल तो आई होप आई हैव मैनेज टू आंसर योर क्वेश्चन। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ तो आई गेस कॉमन मसाइलों को भी डिस्कस नहीं किया जाता। बिल्कुल जी। चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, हम समझते हैं जी ये गुनाह है। बिल्कुल
हमें ये बिल्कुल बताया ऐसे जाता ही है कि गुनाह है, ये गलत बात है बेटा, और बच्चे वो चीज घर से नहीं सीखते जो सीखनी चाहिए, वो बाहर से सीख कर आते हैं। और जब वो बाहर बिल्कुल। से सीख के आते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स कितने भयानक होते हैं, वो रेप केसेस और मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने हैं, आई गेस। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बात असल में ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ जैसे खड़े पानी में बदबू पड़ जाती है और उसमें बिल्कुल हर तरह के जरासीम पैदा हो जाते हैं, तो एक स्टेगनेंट माइंड जो है, एक स्टेगनेंट माइंड इज लाइक अ रॉटन माइंड। बिल्कुल उसके अंदर से सिर्फ आपको ताफुन और आपको इस किस्म के गले सड़े ख्यालात और दकियानूसी सोच ही बाहर निकलती है। इसके अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होता। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बेटा अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो, खोल के रखो, हाँ। अपने ओपन योर माइंड टू द लाइट अराउंड यू। इसको बंद मत करो। ये जितना बंद रहेगा तुम्हारे लिए उतना ही खतरनाक रहेगा। खतरनाक रहेगा। मीन्स ट्राई टू बिल्कुल कम्युनिकेट विद योर क्लोज वंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा हम आर्टिस्ट के अगेंस्ट एक रवैया आता है कॉमन पब्लिक का, वो रवैया कितना सही होता है, कितना गलत होता है, उस पे आप क्या एक रोक टोक लगाना चाहेंगे कि ये ना हो और ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आर्टिस्ट जो होता है ना वो एक उड़ता हुआ बादल होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप सही कह उसको रहे हैं। आप उसको पिन नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर एक आर्टिस्ट लोगों के रवैये को जहन में लाके अपना काम रोक देगा तो ये उसको नहीं करना चाहिए। पहली बुनियादी बात तो ये है। दूसरी बात कि हम लोगों के इस रवैये को बदल कैसे सकते हैं। हमें आर्ट को, हर किस्म के आर्ट को इंक्लूडिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स, हमें इसको इंटरनलाइज करने की जरूरत है फ्रॉम स्कूल लेवल। मैं हमेशा किसी भी फोरम पे बैठूं, भले वो कोई टॉक शो हो या कोई रेडियो प्रोग्राम हो, मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि बच्चों के लिए कोई फॉर्म ऑफ डांस सीखना बचपन में बहुत जरूरी है। वो आपके बहुत माइंड जरूरी और है। बॉडी को डिसिप्लिन करता है, आपका पोस्चर ठीक रखता है, आपको पॉजिटिव रखता है। इसी तरह कोई फॉर्म ऑफ आर्ट, भले वो पेंटिंग हो, भले अब तो बहुत मीडियम्स है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आप शुरू से बच्चों को उसमें, क्योंकि ये सब एक्सप्रेशन है जो बिल्कुल आप बोल के बयान नहीं कर सकते, आप करके बयान करते हैं। बिल्कुल। तो जब जब तक ये चीजें नहीं होंगी, ये रवैये नहीं बदलेंगे। हमें, हमारे लिए आज भी, और जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट आज भी बहुत बड़ा टैबू है, स्पेशली जी, खवातीन। और हमें खावातीन। अपना मार्क बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। हमें ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि वी आर नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट, वी आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग विमेन। बिल्कुल तो ये रवैये तो हैं और ये तकलीफ देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको हर्ट नहीं करते, क्योंकि इनमें से बहुत से रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपके अपनों से, आपके करीबी लोगों से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक आर्टिस्ट जो है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक आर्टिस्ट बहता दरिया है और उसका काम है बहते जाना और अपना रास्ता बिल्कुल बनाते जाना। ज़ैनब, एक और भी कमेंटिंग हम लोग के पास ऊपर वही बहुत होती आई है, और कमेंटिंग यूजुअली होती है जी, ये जो ये कर रहे हैं ये तो भाई हिंदुस्तानी है, ये जी जो कर रहे हैं तो इजरायली हाथ है। तो क्या हमारे हमारे सपोर्ट्स के अंदर जो पीछे हम जो काम करते आ रहे हैं, क्या ये सच में इजरायली और हिंदुस्तानी का कोई इस पे फिलॉसफी है, या सिर्फ ये मिथ है? पता ये नहीं जी, क्या, मुझे तो आज तक कभी किसी ने इसराइल से स्पॉन्सर नहीं किया। किया होता तो मैं मोटा सा चेक जरूर मांग लेती। लेकिन क्योंकि किया नहीं। हमारी तो बहुत ही कॉमन आइडियोलॉजी ना मुआशरे में, जब भी कोई काम करें आर्टिस्ट्री का या फिर कोई भी जी बात जी करें, जी तो जी, एक बहुत छोटा बहुत ही दिलचस्प बात है। तो एक मैं छोटा परिंदा आता है, और परिंदा आते ही बोलता है जी, आप हिंदुस्तानी हैं या फिर आप इजरायली हैं, ये तो हिंदुस्तान का हाथ लग रहा है। मतलब अ, हमारा हाथ तो इसलिए लगता है कहीं हमारी तो कोई साख ही नहीं है, मतलब नहीं, बहरहाल ये समझाना लोगों को कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। बाउंड्री आर्टिस्ट नहीं की होती। कोई, हाँ, आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती। आर्टिस्ट का आर्ट होता है और आर्ट
तो आजाद होता है, आर्ट तो हवा है, हाँ, हवा का झोंका है, इट्स कहीं से भी बियॉन्ड द आता है, कहीं बाउंड्री। को भी जाता है। लेकिन ये बात मैंने बहुत सुनी है, क्योंकि मेरा आम लिबास साड़ी है, बिल्कुल। मैं साड़ी पहनती हूँ, तो तो ये मैंने बहुत सुना है, लोग मुझे रुक के जरूर पूछते हैं, आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं? नहीं, तो मैं मेरी उन्हें भी अपनी वालदा साड़ियाँ पहनती आई हैं काफ़ी अरसे से, मेरी नानियों दादियों ने पहनी हैं। मतलब लाज़मी नहीं है जो इंडिया में रहे या इंडिया से बाहर नहीं गए, सबने साड़ियाँ बाँधी हैं, तो जी, इसका हिंदुस्तान से तो कोई लेकिन ताल्लुक नहीं है। देखिए उसका भी एक लॉजिक है, लोग करते हैं स्टीरियोटाइपिंग, हम लोगों को डब्बों में डालते हैं। हाँ, हम कहते हैं पैकिंग कर अच्छा, देते हो आप। अब मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट जो है, अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले मेरी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से ये इंटरव्यू हमने थोड़ा लेट किया है। हाँ, बिल्कुल, तो मुझे कोई मेरी इश्यू नहीं आदत है। है, परफॉर्मेंस से पहले मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ, अपने रब को याद करती हूँ और उसका नाम लेके अपना परफॉर्मेंस शुरू करती हूँ। अब बिल्कुल। जो लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते, उनको ये बात पहले बहुत अच्छा, आप अल्लाह का नाम लेके डांस शुरू करती हैं? तो भाई किसका नाम लेके शुरू करेंगे? अच्छा नहीं, आप साड़ी पहनती ना, हमें लगा था आप हिंदू हैं। भाई हिंदू मुसलमान नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, और अल्लाह तो सबका है। हम बिल्कुल, ये उसको पता है कि उसकी नजर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम कौन जी। होते हैं किसी को जज करने वाले? तो वो हमारी एक आदत है कि हम स्टीरियोटाइपिंग। अच्छा, फिर अगर आप किसको ये कहें कि आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा, अच्छा सिगरेट होगा आपके पास? भाई सिगरेट नहीं है होगा। सिगरेट। आप कैसे आर्टिस्ट हैं, आप सिगरेट नहीं पीते? ये चीजें मैंने अच्छा, बहुत सुनी है, ये बहुत सुना है मैंने। तो हम लोग जो है ना, लोगों को देख के, बगैर उनको जज करते जानते हैं। हुए, हम उनके बारे में एक दिमाग में खाका बना लेते हैं। हाँ, जैसे मैं हमेशा बच्चों से, जो मेरे पास आते हैं डांस सीखने या थिएटर सीखने, जब आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा क्यों आ गए मेरे पास, मैं तो समाजी एतबार से ठीक औरत ही नहीं हूँ। गाना मैं गाती हूँ, स्टेज पे नाचती मैं हूँ, ये जो बकौल हमारे बड़ों के नौटंकी मैं करती हूँ, साड़ी मैं पहनती हूँ, घुंघरू मैं तो ठीक औरत ही नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं उनके जहन में ये बात करके वो स्टीरियोटाइप तोड़ती हूँ कि एक आर्टिस्ट का लिबास नहीं होता, एक बिल्कुल। आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट की सोच होती है, एक आर्टिस्ट का काम होता है। हर हद अमल के पीछे एक सोच वो होती है। हाइल। अच्छा, तो ज़ैनब, आप हमारी यूथ को क्या देना चाहेंगी मैसेज? यूथ को, ऑडियंस को, लोगों को आप क्या बताना चाहेंगी कि ज़िंदगी से क्या सीखा? क्या किस चीज़ से दूर रहना चाहिए, किस चीज़ से करीब आना चाहिए? आर्ट क्या है? मैं खुद क्या हूँ? मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़री? ज़िंदगी कितनी हसीन है और इसको किस तरह एम्ब्रेस करनी चाहिए? अब मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में एक मैसेज दें लोगों को, ताकि वो समझ सकें कि हम भी उन्हीं के अंदर से हैं, तो उन्हीं का हिस्सा हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा हैं हम भी, और देखिए, हम टैबू सबसे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सबसे बुनियादी बात तो ये है कि जिंदगी खुदा की देन है, और ये बिल्कुल, बेहतरीन तोहफा है जो आपको अल्लाह की तरफ से मिलता है। तो बिल्कुल, इस जिंदगी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि, और ये बात मैं सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, बड़ों को और इस माशरे में बसते हर जीते जागते इंसान को कहूंगी कि जो आर्ट होता है, वो खुदाई काम होता है, क्योंकि अल्लाह खुद बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। बिल्कुल, आप उसकी क्रिएशन देखें, उसकी दुनिया देखें, उसके बनाए हुए रंग रंग के लोग देखें, वो खुद इतना बड़ा आर्टिस्ट है। तो जब आप किसी आर्ट फॉर्म से जुड़ते हैं, आप खुद ब खुद खुदा के करीब हो जाते हैं। बिल्कुल, तो जैसे लोग कहते हैं ना कि हम खुदा को पाना चाहते हैं, तो आर्ट से बेहतर कोई तरीका नहीं है अल्लाह की जात को पाने का। बिल्कुल। तो मेरा तो हमेशा सबको यही पैगाम होता है कि जितनी भी अल्लाह ने आपकी जिंदगी लिखी है, उसको एक पॉजिटिव काम में, एक आर्टिस्टिक काम में, लोगों के लिए, दुनिया कोई ऐसी लेगेसी छोड़ के जाओ कि आपके जाने के बाद लोग आपको कुछ अच्छे अल्फाज में याद करें। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। एक आर्ट से जुड़ा हुआ माशरा मुस्बत माशरा होता है, और हमें मुस्बत माशरे की जरूरत है। तो आर्टिस्ट की कदर करें, क्योंकि आर्टिस्ट आप
के माशरे की रूह है, बगैर रूह के आप मुर्दा हैं। So respect your artists, respect their art forms, and let them flourish. तो ये थी हमारे साथ ज़ैनब दार साहिबा लाहौर से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे साथ लाइव आई और उन्होंने वक्त दिया और उन्होंने इतनी हसीन बातें कही कि आर्ट एक खुदाई काम है। जब खुदा इतना हसीन आर्टिस्ट है और उसने आप में ये सलाहियत रखी है खुदाई, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, आर्टिस्ट को एम्ब्रेस कीजिए, अपने मुआशरे को हसीन बनाइए, समझिए, सोचिए, और कभी किसी के लिबास पे ना जाइए। हमेशा उसी सोच पे जाइए, और सोच पे उतरने के लिए आपको चंद मराहिल से गुजरना पड़ता है ताकि आप एक इंसान की हकीकी तस्वीर तक पहुंच सकें, उसकी असली हुलिये तक पहुंच सकें, उसका जायजा ले सकें। तो आर्टिस्ट को एम्ब्रेस कीजिए, मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, प्रिजर्व द आर्ट ऑफ लिविंग। थैंक यू सो मच ज़ैनब दार साहिबा, इट वाज लवली टू हैव यू ओवर हियर ऑन माय शो टुडे। एंड It was an honor वक्त to be here. कैसे गुजर जाता है। It's lovely to have you over here, and I know इस रात के इस पहर यूजुअली काफी लोग सो भी गए होंगे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग तो आर्टिस्ट लोग हैं, और डेफिनेटली जब ये लोग सुबह सवेरे उठेंगे ये लोग भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, और आई एम श्योर ये एक बहुत बड़ी सीख है, एक बहुत बड़ा तजुर्बा जो कि 40 इयर्स का आपने अपने लाइफ टाइम स्पैन डिस्कस किया हमारे साथ, ऑडियंस के साथ। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ आपका। आपकी बहुत नवाजिश। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, दास्तान लाइव सेशन विद प्रिंस हैदर के साथ। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब। आदाब।